प्रिय बच्चों, आपने मेरे पिछले वीडियो में हिंदी भाषा के विकास के बारे में जाना। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, हिंदी भाषा के विकास को हमने 3 भागों में बांटा था: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आज मैं आपको हिंदी के मध्यकाल के हिंदी विकास के मध्यकालीन समय के बारे में बताऊंगी। मध्यकाल का समय देखिए 1500 से 1800 तक का है। इस काल में ध्वनि, व्याकरण तथा शब्द भंडार के क्षेत्र में मुख्यतः आगे दिए गए परिवर्तन हुए। ध्वनि के क्षेत्र में 2-3 बातें उल्लेखनीय है। बच्चों, आपको यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हिंदी भाषा के विकास का मतलब है कि हिंदी भाषा जो अपभ्रंश से जन्मी है, उत्पन्न हुई है, उसका आगे जाकर क्या उस भाषा में क्या विकास हुआ और किन बातों का, व्याकरणिक इकाइयों का, किन शब्दों का लोप हुआ है। कोई भी भाषा विभिन्न शब्दों का, व्याकरणिक इकाइयों का समूह होती है। तो हिंदी भाषा के विकास में हम यही बातें देख रहे हैं कि हिंदी भाषा किस सीमा तक, किस सन तक, कहाँ तक वह अपभ्रंश को लेकर ही चली है, या किस समय उसने अपना स्वतंत्र पूर्णतः अस्तित्व पाया है। और इस पाठ्यक्रम की और इसको समझने के लिए ही हमने हिंदी के विकास को 3 भागों में बांटा है। पहला आदिकाल, जो हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। दूसरा है मध्यकाल। आइए हम देखते हैं। तो इस काल में ध्वनि, व्याकरण तथा शब्द भंडार के क्षेत्र में मुख्यतः कई परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन है फारसी की शिक्षा की कुछ व्यवस्था तथा दरबार में फारसी का प्रयोग होने से उच्च वर्ग में फारसी का प्रचार हुआ, जिसके कारण उच्च वर्ग के लोगों की हिंदी में क के स्थान पे क के नीचे बिंदी, ख, ग, ज, फ ये 5 नए व्यंजन आ गए। दूसरा, शब्दांत का अ कम से कम मूल व्यंजन के बाद आने पर लुप्त हो गया, अर्थात राम का उच्चारण राम होने लगा। किंतु भक्त जैसे शब्दों में जहाँ अ के पूर्व संयुक्त व्यंजन था, अ बना रहा। कुछ स्थितियों में अक्षरांत अ का भी लोप होने लगा। उदाहरण के लिए आदिकालीन जप्ता अब उच्चारण जप्ता हो गया। तीसरा परिवर्तन देखिए, ह के पहले अ कुछ स्थितियों में ए जैसा उच्चारित होने लगा। अहमद, अहमद हो गया। व्याकरण के क्षेत्र में भी मुख्यतः 3 ही बातें उल्लेखनीय है। इस काल में अर्थात मध्यकाल में हिंदी भाषा व्याकरण के क्षेत्र में पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अपभ्रंश के रूप प्रायः हिंदी से निकल गए। जो कुछ बचे थे वे ऐसे थे जिन्हें हिंदी ने आत्मसात कर लिया। दूसरा, भाषा आदिकालीन भाषा की तुलना में और भी वियोगात्मक हो गई। भाषा का संयोगात्मक रूप और भी कम हो गए। परसर्गों तथा सहायक क्रियाओं का प्रयोग और भी बढ़ गया। तीसरा परिवर्तन देखिए, उच्च वर्ग में फारसी का प्रचार होने के कारण हिंदी वाक्य रचना फारसी से प्रभावित होने लगी थी। शब्द भंडार की दृष्टि से ये बातें मुख्य है। इस काल में आते आते काफ़ी शब्द फारसी, अरबी, तुर्की, हिंदी में आ गए और उनकी संख्या लगभग 600 के करीब हो गई। भक्तिकालीन आंदोलन के चरम बिंदु पर पहुंचने के कारण तत्सम शब्दों का अनुपात भाषा में और भी बढ़ गया। अगला, यूरोप से संपर्क होने के कारण कुछ पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी शब्द भी हिंदी में आ गए। इस काल में धर्म की प्रधानता के कारण राम स्थान की भाषा अवधी तथा कृष्ण स्थान की भाषा ब्रज में ही विशेष रूप से साहित्य रचा गया। यूँ दक्षिणी उर्दू, डिंगल, मैथिली,
खड़ी बोली में भी साहित्य रचना हुई। इस काल के प्रमुख साहित्यकार जायसी, सूर, मीरा, तुलसी, केशव बिहारी भूषण और देव है। अब आते हैं हम हिंदी भाषा के विकास के आधुनिक काल पर। आधुनिक काल, आधुनिक कालीन हिंदी में ध्वनि के क्षेत्र में कई बातें परिवर्तन के तौर पर हुई। मध्यकाल में जो भाषा उर्दू होने के कारण हिंदी प्रदेशों पर अपना प्रभाव छोड़ रही थी, आधुनिक काल तक आते आते अंग्रेजी शिक्षा के अत्यधिक प्रचार के कारण कई ध्वनियाँ, कई वाक्य विन्यास और कई शब्द अंग्रेजी भाषा के जैसे प्रयोग में आने लगे। कुल मिलाकर आधुनिक काल में भी कई बातों का जो मध्यकाल और आदिकाल में व्याकरणिक इकाइयों का लोप हो गया और हिंदी पूर्णतया व्याकरणिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। किसी भी भाषा के प्रचार क्षेत्र में जैसे जैसे विस्तार होता है, उसके एकाधिक रूप विकसित होने लगते हैं। आज इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की अंग्रेजी ध्वनि व्यवस्था, रूप रचना, वाक्य गठन तथा शब्द भंडार किसी भी दृष्टि से पूर्णतः एक नहीं है। हिंदी के साथ भी वही स्थिति आती जा रही है। संविधान के 391वें अनुच्छेद के अनुसार संपर्क भाषा के रूप में जिस हिंदी का विकास होना है, वह कम से कम शब्द भंडार के क्षेत्र में भारत की प्रायः सभी भाषाओं से कुछ न कुछ ग्रहण करेगी। इस प्रकार राष्ट्रभाषा के रूप में उसका स्वरूप एक प्रकार से सर्वदेशिक होगा। नागपुर में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में इस दिशा में स्वदेश विदेश के हिंदी विद्वानों ने यथेष्ट विचार विमर्श के उपरांत उपर्युक्त निष्कर्ष से ही सहमति प्रकट की और हिंदी को राष्ट्रभाषा के साथ ही विश्व की एक प्रमुख भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का संकल्प व्यक्त किया। बच्चों, हमने हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में देखा। हिंदी अपभ्रंश भाषा की शौर सैनी से विकसित हुई है। हिंदी भाषा के विकास को देखने के लिए हमने उसके 3 भाग किए: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। भाषा चूँकि मानव से संबंधित है, इसलिए उसका एक निश्चित स्वरूप तय करना या कोई एक लीक खींच देना संभव नहीं है। मानव की आदत, प्रवृत्तियाँ बदलती है, भौगोलिक वातावरण बदलता है, इससे भाषा में भी कई बार परिवर्तन आते रहते हैं। लेकिन मूलतः हिंदी अपने आदिकालीन समय में तो अपभ्रंश से जुड़ी हुई थी, लेकिन मध्यकाल तक आते आते उसमें कई व्याकरणिक बदलाव आए और वह अपनी स्वतंत्र स्थिति को धारण कर चुकी थी। और आधुनिक काल में आते आते तो वह पूर्णतया खड़ी बोली हिंदी के रूप में और व्याकरणिक इकाइयों के रूप में स्थापित हो गई और इसी के कारण उसे राष्ट्रभाषा की पदवी मिली। और इस प्रकार हमने बच्चों हिंदी भाषा के विकास और उद्भव के बारे में पढ़ा।